दिल्ली में पीएम मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच 8 समझौते हुए। ये दोनों देश दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में एक है और आगे के लिए मोदी सलमान ने मिलकर नया मास्टर प्लान तैयार किया है। दोनों देशों के बीच भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को लेकर बातचीत हो रही है और आगे चलकर यह भी संभव है कि दोनों देश अपनी नेशनल करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करें। G20 समिट में हिस्सा लेने आए सऊदी प्रिंस ने आज भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत की है। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। Thank you, Excellencies. I now request the leaders to kindly exchange the minutes in presence of media. पीएम मोदी और प्रिंस सलमान ने दस्तखत किए, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया, हाथ मिलाया और भारत सऊदी अरब के रिश्तों का नया चैप्टर शुरू हो गया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली राष्ट्र प्रमुख स्तर की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद रहा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के तहत दोनों देशों में राजनीति, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर भी बातचीत हुई। हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता का सीधा और सबसे बड़ा कनेक्शन इकोनॉमी है। अब तक जिन मुद्दों पर सहमति बनी, उससे कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच एनर्जी और इन्वेस्टमेंट समेत दूसरे क्षेत्रों में 8 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। दोनों देशों के आईटी मिनिस्ट्री के बीच डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी समझौता हुआ है। भारत और सऊदी अरब के बीच अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसमें सऊदी अरब की भूमिका सबसे अहम है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी। खाड़ी देशों में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है। इस्लामिक देशों पर इसका बड़ा प्रभाव है। मोदी सलमान की द्विपक्षीय वार्ता से मिडिल ईस्ट में कई समीकरण बदल सकते हैं। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक संबंध हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत सऊदी अरब के बीच व्यापार पिछले 5 साल में दोगुना हो गया है। सऊदी अरब में करीब 2 करोड़ 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वहाँ रहने वाले हर 100 में से 7 व्यक्ति भारतीय हैं, जो दोनों देशों को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. क्राउन प्रिंस अपने दूसरे राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। आज तोपों से सलामी के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया, जहां प्रिंस सलमान की अगवानी के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अलावा खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को सबसे ऊंचे दर्जे का कूटनीतिक सम्मान दिया है। इसीलिए आज राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल पर भारत और सऊदी अरब के राष्ट्रीय ध्वज एक साथ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब समेत पूरे विश्व को भारत एक बड़े बाजार के तौर पर दिखाई देता है। यूं कहें तो सऊदी अरब के पास पैसा है और सऊदी अरब इस पैसे को भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है और भारत वो लोकेशन है जहां आज की तारीख में निवेश सबसे फायदेमंद सौदा माना जा रहा है। यानी अगर दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो इसमें भारत और सऊदी अरब दोनों के फायदे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।
तो भारत सऊदी अरब के बीच 360 डिग्री वाली दोस्ती दिख रही है, यानी हर क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी इसमें काफी संभावनाएं हैं। आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत की 700 से ज्यादा कंपनियां सऊदी अरब में बिजनेस कर रही हैं और भारत की कई बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप में सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। कूटनीतिक संबंधों की अगर बात करें तो इन मामलों में कहें तो सऊदी अरब और भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब खुद को सिर्फ अमेरिका का करीबी नहीं दिखाना चाहता है। भारत की मदद से सऊदी अरब अब ब्रिक्स जैसे संगठनों का भी हिस्सा बन रहा है। और तीसरा क्षेत्र है सामरिक संबंध, जिसमें सऊदी अरब में भारत को बढ़त मिल सकती है। भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस फाइटर प्लेन जैसे हथियारों के लिए सऊदी में बाजार तलाश कर सकता है। इसमें दोनों देशों को फायदा होगा। भारत को हथियारों के लिए नया बाजार मिलेगा और सऊदी अरब को कम खर्च में आधुनिक हथियार मिलेंगे। तो मजहब के आधार पर खुद को मुस्लिम देशों का करीबी बताने वाले पाकिस्तान को जबरदस्त शौक लगा है इस दोस्ती से। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान कटोरा लेकर कई दिन से प्रिंस सलमान की राह देख रहा है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सऊदी की इस बेरुखी के बाद पाकिस्तान की एक बार फिर दुनिया में फजीहत हो रही है। मोदी सलमान की कूटनीति से पाकिस्तान कैसे पस्त हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। Kindly exchange the minutes in presence of media. दिल्ली में मोदी सलमान की मीटिंग ने पाकिस्तान को ऐसा कूटनीतिक तमाचा मारा जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक गूंज रही है। सऊदी प्रिंस को आमने सामने देखने के लिए पाकिस्तान की सरकार इंतजार करती रह गई और मोदी सलमान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बना लिया। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत के लिए पाकिस्तान कई हफ्ते से रेड कारपेट बिछाए बैठा है, लेकिन प्रिंस पहले दिल्ली के G20 की बैठक का हिस्सा बने और फिर राजकीय मेहमान के तौर पर उनका शानदार स्वागत हुआ। मोदी सलमान की दोस्ती की तस्वीरों ने पाकिस्तान की नींद, चैन, भूख, प्यास सब छीन लिया है। मोहम्मद बिन सलमान को अपने यहाँ बुलाने के लिए पाकिस्तानी नाक रगड़ते रह गए, पर सऊदी प्रिंस ने कटोरेबाज पाकिस्तान की एक नहीं सुनी। भारत ने सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दूसरे मुस्लिम देशों से भी अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। प्रिंस सलमान के अलावा दिल्ली में UAE के प्रेसिडेंट, ओमान के डिप्टी PM और बांग्लादेश की PM भी मौजूद रहे। इस समय भारत दुनिया के मुस्लिम देशों का करीबी पार्टनर बन गया है और ये सब देखकर पाकिस्तान में हाय तौबा मची है। मोदी और प्रिंस सलमान के बीच हुए समझौतों की खबर से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। कंगाली के दौर में पाकिस्तान को सऊदी से भीख में डॉलर मिलने की उम्मीद थी, पर बदलते हालात और समीकरणों के बीच इस्लामाबाद के दोस्त की दिल्ली से नजदीकियां बढ़ गई हैं। G20 की बैठक के जरिए भारत ने न सिर्फ दुनिया को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया। भारत की एक कूटनीतिक बिसात देखकर सीमा पार बैठे पड़ोसियों की हालत खराब है। पाकिस्तानी अपनी कंगाली पर पहले से ही आंसू बहा रहा है। अब जिस सऊदी से उसे आस थी, उसने भी आगे बढ़ने का इशारा कर दिया है। पाकिस्तान अब तक जिन मुस्लिम देशों के सहारे दिल्ली के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता था, वो भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत से हाथ मिला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देशहित में अब बात करते हैं भारत की एक और बड़ी कामयाबी की। G20 बैठक के दौरान भारत की सबसे बड़ी जीत थी चीन के खिलाफ रणनीतिक रास्ता तैयार करना और भारत ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली। एक ऐसे आर्थिक कॉरिडोर पर G20 देशों के बीच सहमति बन गई है जो भारत के 500 साल पुराने व्यापारिक रूट को फिर से शुरू कर देगा। भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। पूरी दुनिया में अभी G20 की जिस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है भारत से खाड़ी देश और यूरोप तक जाने वाली रेल और पोर्ट लिंक, जिसे नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक ऐसा समुद्री और रेल मार्ग तैयार होगा जो भारत से खाड़ी देश और यूरोप की दूरी को कम कर देगा। मैप के जरिए समझिए कैसे भारत खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों से जुड़ेगा। भारत से सऊदी अरब तक जल मार्ग होगा और सऊदी अरब से खाड़ी देश के बीच रेलवे ट्रैक होगा और खाड़ी देश से यूरोप तक जल मार्ग होगा और वहां से यूरोप के दूसरे हिस्सों तक रेल लिंक होगा। इस आर्थिक गलियारे को बनाने में कुछ वक्त लगेगा,
लेकिन जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो इससे सामान के ट्रांसपोर्टेशन में समय भी बचेगा और कीमत भी घटेगी। एक अनुमान के मुताबिक कॉरिडोर बनाने में भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के सहयोग से बनने वाला ये कॉरिडोर चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव रूट का जवाब है। Recognize this as one of the major outcomes of the G20. It is one of the biggest such plurilateral agreement you could think of, connecting several countries, basically connecting our like-minded partner countries and in different geographic zones. सदियों पहले से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करता आ रहा है। तब सबसे ज्यादा मसाला दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। 15वीं शताब्दी के दौरान मसालों के निर्यात के लिए समुद्र में जो व्यापारिक रास्ता तय किया गया था उसे स्पाइस रूट कहा जाता था। उस वक्त उसकी लंबाई करीब 15,000 किलोमीटर थी। इसकी शुरुआत जापान के पश्चिमी तट से होती थी, जो इंडोनेशिया के द्वीपों से होते हुए भारत के तटीय इलाकों से गुजरते थे और वहां से भूमध्य सागर के पार यूरोप तक जाते थे। ये स्पाइस रूट प्राचीन काल में महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हुआ करता था, लेकिन तब इस रूट पर यात्रा करना कठिन था। अब करीब 5 शताब्दी बीतने के बाद दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक नया स्पाइस रूट तैयार किया है। भारत उस समुद्री व्यापारिक मार्ग का मुख्य साझेदार है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भविष्य में दुनिया के 2/3 हिस्से में व्यापार का सबसे बड़ा रूट बनकर उभरेगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G20 में भारत ने अपना कूटनीतिक दम दिखाया है तो उसी कूटनीति के जरिए अपने सदाबहार दोस्त रूस को भी खुश कर दिया। G20 बैठक के दौरान एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी चर्चा भारत से ज्यादा रूस में हो रही है। मॉस्को से बयान आ रहे हैं, दोस्त हो तो मोदी जैसा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलखिला रहे हैं और उन्होंने जिस शख्स का हाथ मजबूती से पकड़ रखा है वो है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। सोशल मीडिया पर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर दोनों नेताओं में ऐसी क्या बात हुई होगी कि पीएम मोदी दिल खोल के ठहाका लगाने लगे। G20 के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र होने के बावजूद रूस के विदेश मंत्री न सिर्फ बैठक से खुश थे बल्कि G20 के साझा घोषणा पत्र से भी संतुष्ट थे। Как-то у вас все смешалось, я сказал. I believe you have mixed up certain things. I have said that the summit was a turning point because it has a declaration. The global South rallied and united in upholding its rights in global economy. The summit also demonstrated the global South's unwillingness. अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए G20 के साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया गया था, लेकिन बड़े ही कूटनीतिक तरीके से उस साझा घोषणा पत्र में रूस का नाम नहीं था। साझा घोषणा पत्र में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की जगह यूक्रेन में युद्ध लिखा गया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भले ही भारत नहीं आए, लेकिन दोस्त पीएम मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे पुतिन को राहत जरूर दे दी। अब रूस की मीडिया ने भी भारत में हुए G20 बैठक की तारीफ कर दी है। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी रशिया टीवी ने G20 को लेकर लिखा है, G20 का शानदार आयोजन, G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया। भारत और रूस एक दूसरे के स्वाभाविक दोस्त हैं। इतिहास में ऐसे कई मौके रहे जब पश्चिमी देश भारत के खिलाफ थे, तब रूस भारत के साथ खड़ा था। तो चीन से भारत के रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं, ना अभी ना पहले। ऐसे में चीन के अखबार भारत या प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी नहीं करते, लेकिन G20 बैठक की सफलता ने ऐसा कमाल कर दिया कि जिनपिंग का अखबार भी मोदी का मुरीद हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने G20 की सफलता पर क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को साबित किया है और अपने आप को बहुत आकर्षक बना दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन को और मजबूती देगी और मजबूत करेगी। तो किस तरह से अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी G20 की सफलता पर देश को बधाई दी है, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी।